हेलो 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 सफर 2.0 बैच के अंदर मैं आप सभी सीयूईटी एस्पायरेंट्स का सीयूईटी वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लेकर के आया आपके लिए वन शॉट लेक्चर एटम्स के ऊपर। तो भाई एटम एक छोटा चैप्टर है, नाम का छोटा है, लेकिन भाई आपको सीयूईटी के अंदर बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं ऐसे छोटे छोटे चैप्टर से। मैं हमेशा ये कहता हूं आपको कि भाई कोई भी छोटा चैप्टर आपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन पर से डायरेक्ट सवाल उठ करके आता है और आसान होता है वो सवाल, ठीक है ना। तो सीयूईटी का पेपर भाई आसान ही है, 12th लेवल से थोड़ा सा ऊपर, नीट लेवल के थोड़ा सा नीचे, है ना। तो प्रैक्टिस आप नीट लेवल तक के सवालों की कर सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर नहीं छोड़ने आपको। हर बार ये कहता आया हूं आपसे, आज भी ये कह रहा हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एटम्स के वन शॉट लेक्चर के साथ। तो कंप्लीट चैप्टर एक बार में करने वाले हैं हम हमेशा की तरह। शुरू करते हैं। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स इन इट लाइक सीड्स। ऐसी बात लिखी थी थॉमसन साहब ने। तो थॉमसन साहब का मॉडल क्या था? सबसे पहली बार एटम के बारे में अगर किसी ने कुछ कहा तो बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम, डाल्टन और डाल्टन से भी पहले की डेमोक्रेटिस की बातों में नहीं जाएंगे हम लोग। रीसेंट मॉडल्स जो थे अभी से 125 साल पहले तक के जो मॉडल्स थे, उनमें सबसे पहला मॉडल जो था वो थॉमसन साहब का था, जे थॉमसन का। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पर इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसी वाले थॉमसन साहब की यहां पर बात हो रही है। तो जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भाई कि ये जो एटम होता है ये एक स्फेयर है, और इस स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सीड्स की तरह एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और सीड्स की तरह ये क्या होते हैं? धसे होते हैं, एम्बेडेड, एम्बेडेड लाइक सीड्स, एम्बेडेड लाइक सीड्स। सीड्स की तरह क्या होते हैं? धसे होते हैं, ठीक है जी। और जो ये बाकी का पार्ट होता है, जितना भी बचा हुआ पार्ट है सारा, ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा ये सारा ये जो बचा हुआ जितना भी भाग है, ये जितना भी एरिया बचा हुआ है सारा, ठीक है ना, ये सारा कैसा है? ये सारा का सारा रेड एडिबल पार्ट जो है ना, जैसे तरबूज का एक रेड एडिबल पार्ट होता है, ऐसे ये जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है ये क्या है? ये सब का सब पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा कि पॉजिटिव चार्ज किसी एलिमेंट पर होता है, किसी पार्टिकल पर होता है, ऐसा नहीं कहा। किसी एलिमेंट्री पार्टिकल पर चार्ज होता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। बोला कि सब जगह पर ऐसा फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सब जगह पर क्या फैला हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीड्स की तरीके से क्या है? एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं, ठीक है ना। सीड्स की तरीके से क्या है? धसे हुए हैं। जैसे ये तरबूज के काले काले बीज होते हैं, बस तरबूज का जो खाने वाला लाल पार्ट होता है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो उसके अंदर बीज धसे होते हैं वो क्या है? वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो ओवरऑल एटम के बारे में क्या कहा गया? ओवरऑल एटम के बारे में कहा गया कि भाई ठीक है, एटम का जो स्फेयर होता है, बचा हुआ जो पार्ट है, वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होते हैं। यानी मैग्नीट्यूड जितना पॉजिटिव वाले का है उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाले का है, ठीक है जी। जितना पॉजिटिवली चार्ज का है उतना ही किसका है? नेगेटिवली चार्ज का है। तो ओवरऑल एटम कैसा है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है ना। तो एटम ओवरऑल कैसा है भाई? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना। तो ये जो डिस्कवरी थी, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के कुछ साल के बाद करी गई थी, और थॉमसन साहब ने कुछ ऐसा मॉडल पेश किया था। लेकिन इस मॉडल की प्रॉब्लम क्या थी? ये क्यों सबसे वाहियात मॉडल था? इसके सबसे खराब मॉडल होने के पीछे का कारण है इसका अपना शिष्य, जिनका नाम था रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड साहब ने जो अपना मॉडल दिया, उसके अंदर एक इस प्रकार से सेटअप लगाया गया, ठीक है। और यहां पर पीछे अल्फा पार्टिकल की गन रखी गई, है ना। ये फिलामेंट है जिसमें से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल का एमिटर निकलेगा। अल्फा पार्टिकल समझते हो ना क्या होता है? हीलियम 2+, ठीक है। हीलियम 2+ आयन का ही नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहां फिलामेंट रखा गया, इसमें से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे? एमिट हो रहे थे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल निकल करके कहां जा रहे थे? निकल करके गोल्ड के फॉइल पर गिर रहे थे। अमीर लोग थे भाई बड़े, है ना, गोल्ड का फॉइल यूज कर रहे हैं, है ना, गोल्ड का फॉइल यूज कर रहे हैं, बड़े ही अमीर लोग हैं। तो गोल्ड के जो एटम्स हैं, इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए सबसे पहली बार ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है कारगर साबित हुआ, ठीक है ना। तो एक्सपेरिमेंट क्या है पूरा समझा ही रहा हूं मैं, धीरे धीरे करके सब बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। तो यहां पर
एमिटर रखा हुआ अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल एमिटर बोल सकते हैं इसको हम, अल्फा पार्टिकल का एमिटर है, ये एमिट कर रहा है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल निकल करके जा रहा है, सीधा निकल करके जा रहा है। ये जो दीवार बनाई गई है लेड की दीवार है, ये लेड की दीवार इसलिए बनाई गई तो क्योंकि लेड क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, लेड एब्जॉर्ब कर लेगा इसको, और सीधा जाने वालों को ही सिर्फ सीधा जाने देगा, मतलब जो सीधा जा सकते हैं वही सीधा जाएंगे, जो यहां वहां आ गए, जो यहां वहां फैल गए, उनको आगे जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो लेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मेनली अल्फा पार्टिकल्स को ही क्या करने देगा, आगे जाने देगा, है ना। जो सीधा जाना चाहते हैं उन्हीं को सीधा जाने देगा, और ये जाकर के किस पर गिरेंगे, जाकर के गिरेंगे गोल्ड फॉइल पर, गोल्ड फॉइल पर। अब देखा क्या गया, देखा क्या गया, देखा ये गया कि कुछ जगह पर, मतलब इसके पीछे एक स्क्रीन लगा रखी थी, ऐसे ऐसे स्क्रीन लगा रखी थी, और स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड ZnS, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा रखी थी, जिसके ऊपर जाकर के छप रहा था, जिस पर जाकर के छप रहा था कौन, जिस पर जाकर के छप रहे थे ये सब अल्फा पार्टिकल्स। तो जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल गए वो यहां पर जाकर के छपे, इस जगह पर, ठीक है ना। और आपको देखने में आएगा कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सीधे दिखे, मैक्सिमम रोशनी जो कहां दिखी है, बिल्कुल सीधी दिखी है। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है वो फ्लोरेसेंस बिहेवियर शो करती है, फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अंधेरे में चमकना। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब अंधेरे में किया गया, अल्फा पार्टिकल सीधे निकले, इस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए, इस गोल्ड फॉइल को चीरते हुए बिल्कुल सीधे गिरे जाकर के, तो मैक्सिमम रोशनी जो थी वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर दिखी। मैक्सिमम रोशनी का मतलब है 95% रोशनी यहीं पर दिखी, 95% चमक जो थी वो बिल्कुल ऑपोजिट दिखी यहां पर, ठीक है। कुछ चमक जो थी वो यहां दिखी, कुछ 2% के आसपास, और कुछ 1% के आसपास, 2% 1% के आसपास चमक यहां पर भी दिखी। और जो बचा हुआ 1% है वो कुछ ऐसे हुआ कि भाई यहां से पार्टिकल मुड़ करके वापस पहुंच गए, यानी जो अल्फा पार्टिकल आपने फेंके थे उसमें से 100% ऑफ द पार्टिकल जब गोल्ड से टकराए, गोल्ड के एटमों से टकराए, तो 95% सीधे चले गए और सामने चमक दिखी, ठीक है। कुछ किसी एंगल पर मुड़ गए, कुछ और बड़े एंगल पर मुड़ गए, है ना। और कुछ 1% क्या हुए, रीट्रेस हुए, 1% क्या हुए, रीट्रेस हुए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहां लिख देता हूं, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का नाम था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल के साथ किया गया था अल्फा पार्टिकल का। सवाल इसके अंदर आ सकता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों, गोल्ड फॉइल इसलिए क्योंकि बेटा गोल्ड का एटम एक तो साइज में बड़ा है, साइज में बड़ा है, गोल्ड का एटम होता है साइज में लार्ज, एक बात। दूसरी बात, गोल्ड एक नोबल एलिमेंट है, यानी आसानी से रिएक्ट नहीं करता, नोबल मेटल है, ठीक है जी। ये दो कारण थे कि गोल्ड को यूज किया गया था। आपके मन में सवाल आएगा सर अल्फा पार्टिकल को ही क्यों यूज किया गया। अल्फा पार्टिकल को भी यूज करने के दो कारण है। पहला, एक तो वो हीलियम है, और हीलियम आसानी से रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैस है, नोबल गैस है, आसानी से रिएक्ट नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात, छोटा बहुत होगा, अल्फा पार्टिकल छोटा बहुत है साइज में, तो सर छोटा तो हाइड्रोजन भी है, उसे क्यों नहीं यूज किया। बेटा हाइड्रोजन माना सबसे छोटा है, हाइड्रोजन माना सबसे हल्का है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि वो रिएक्ट कर जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो हाईली रिएक्टिबल है ना, हाईली रिएक्टिव है वो गैस, तो वो रिएक्ट कर सकती है, लेकिन हीलियम रिएक्शन नहीं करेगा, नोबल गैस है पहली बात तो, और साइज का क्या है, छोटा, साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल है, ठीक है। तो छोटी चीज बड़ी चीज में से आर पार होकर के निकली, आप देख सकते हो आर पार होकर के निकली। लेकिन इसी के गुरुजी थॉमसन साहब ने क्या कहा था, रदरफोर्ड जी के गुरुजी जो थॉमसन साहब थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था भाई मोस्ट ऑफ द एटम जो होता है वो भरा होता है किससे, पॉजिटिव चार्ज से। ऐसा कहा था कि नहीं कहा था। अब ऐसे में अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा होता है और एक अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे तो धस नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, उसके अंदर जाकर के फंस जाना चाहिए तो, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो आर पार निकल गया। अब आर पार निकल गया, आर पार निकल गया, यहां चमक आई तो समझ में आया कि भाई 95% ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि 95% अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए हैं। इसका मतलब एटम जो है वो अंदर से 95% खाली है भाई, अंदर अंदर खाली खाली है, बिल्कुल वैक्यूम ही वैक्यूम है अंदर तो कोई पार्टिकल ही नहीं है। उसमें से निकल करके क्या हो रहा है, उसमें से निकल करके क्या हो रहा है कि अल्फा पार्टिकल आर पार जा रहा है ना। तो इसी बेसिस पर कुछ कंक्लूजन बनाए गए, आइए वो कंक्लूजन देख लेते हैं क्या क्या है। तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहली क्या देखी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड,
95% बोला ना मैंने आपसे, 95% पार्टिकल कैसे निकल गए? बिल्कुल सीधे निकल गए। अनडेविएटेड का मतलब होता है बिना हिले डुले 95% बिल्कुल सीधे निकल गए। सिर्फ 0.14% पार्टिकल हैं वो 1 डिग्री से ज्यादा पर क्या हुए? डेविएट हुए। मतलब मैं तो ये कहूंगा 95% नहीं है, ये 99% ही होगा शायद, है ना। 1 in 8,000 पार्टिकल डेविएटेड बाय मोर देन 90 डिग्रीज। 90 डिग्री से ज्यादा डेविएशन का मतलब क्या है कि भाई देखो, अगर ये एटम था, ठीक है, ये पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है ना, तो 90 डिग्री से ज्यादा पर डेविएशन मतलब ऐसा डेविएशन होना। समझ रहे हो ना बात को भाई? ये जाना सीधा चाहता था लेकिन इतना बड़ा एंगल मुड़ गया, इतना बड़ा थीटा मुड़ गया। ये थीटा क्या है? 90 डिग्री से भी ज्यादा है। तो 8,000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो 90 डिग्री से ज्यादा पर मुड़ रहा था, ठीक है ना। और 0.14% पार्टिकल ऐसे थे जो मोर देन 1 डिग्री पर मुड़ रहे थे, यानी वो क्या कर रहे थे? वो ऐसे आए, ऐसे आए और 1 डिग्री से ज्यादा, ये 1 डिग्री से ज्यादा ही ऑब्वियसली, है ना, इतने पर क्या हुआ? मुड़े, है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स का क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल तो भाई सीधे निकल गए। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो कैसे निकल गए? सीधे। 99% पार्टिकल ही कहूंगा सीधे निकल गए, ठीक है जी। इससे समझ में क्या आता है? इससे समझ में आता है, और इसी के बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल बनाया, लेकिन वो मॉडल भी फेल हो गया। तो सर ये फेलियर्स क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि सबका अपना अपना योगदान है बेटा, है ना। हम पढ़ा रहे हैं आपको इतिहास की बातें, तो इतिहास से सीख लेकर के ही फ्यूचर सुधारा जा सकता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो कभी परेशान नहीं होना इस बात से कि सर पास्ट में चीजें खराब हो गई थी तो वो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। काम की चीज पढ़ाएं सीधा। रे काम की चीज बनी कैसे है वो कैसे पता चलेगी भाई? सबने अपना अपना कुछ योगदान दिया। कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में बता के गया, कोई ये बता के गया कि भाई खाली बहुत ज्यादा है एटम, है ना। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है ना। तो कंक्लूजन क्या क्या निकला भाई इस एक्सपेरिमेंट के बाद? मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, बोला था ना मैंने। ज्यादातर एटम कैसा है? अंदर से खाली खाली है ना। इन एन एटम बिकॉज मेनी पार्टिकल्स पास अनडेविएटेड। भाई अनडेविएटेड कैसे निकल गए होंगे? क्योंकि जगह इतनी सारी है, जगह इतनी सारी है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कैसे निकल गए? बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, ठीक बात है। देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। हां, अब इसकी बात करते हैं। आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये कैसे हुआ? यहां कौन है बीच में जिसके चलते ये ऐसे और ऐसे किसी किसी एंगल पर डेविएशन हो रहा है ना। यहां भी देखो कुछ कुछ एंगल पर 2-2%, 1-1% पार्टिकल क्या कर रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं। 0.14% चलो मान लो क्या हो रहे हैं? डेविएट हो रहे हैं। क्यों डेविएट हो रहे हैं? क्योंकि भाई एटम के सेंटर पर ऐसा कोई जरूर है, एटम के सेंटर पर ऐसा कोई जरूर है, एटम के सेंटर पर ऐसा कोई जरूर है जो कैसा है? जो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिससे ये क्या हो रहा है? ये रिपेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अल्फा पार्टिकल पर भी कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल करेगा कि नहीं? अरे बोलो, पॉजिटिव वाला आया और रिपेल हो गया, तो इसका मतलब यहां कौन बैठा है? यहां कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा है, तभी तो रिपेल हुआ। हाँ की ना? हाँ की ना? तभी तो रिपल्शन हुआ। सही बात है कि नहीं? तो ये कहानी है भाई। तो जो भी अल्फा पार्टिकल आया था, जो भी पॉजिटिव चार्ज आया था, वो जरूर इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल हुआ है। यानी अंदर बहुत तगड़ा पॉजिटिव चार्ज बैठा है। अंदर बहुत तगड़ा कौन बैठा है? पॉजिटिव। देखो देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर। कोई तगड़ा ही पॉजिटिव चार्ज अंदर बैठा हुआ है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस बताया गया 10⁻⁻15। इसे बोलते हैं 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर भी कहते हैं इसको। फेम्टोमीटर या फर्मी। ये कितना होता है? 10⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। जो सेंटर ऑफ द एटम है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो है ना पॉजिटिवली चार्ज, इसे कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ये एटम का न्यूक्लियस है। ये एटम का न्यूक्लियस कहा, ये रदरफोर्ड नहीं कहा। रदरफोर्ड की ही डिस्कवरी है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड की ही डिस्कवरी थी न्यूक्लियस, जिसने कहा कि भाई न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। यानी एटम का सेंटर कोई ना कोई अंदर कौन बैठा है? पॉजिटिव चार्ज बैठा ही बैठा है। तो ये भी एक डेवलपमेंट थी एटम की खोज में, है ना, कि एटम एक्चुअली में है क्या। और साइज ऑफ द एटम जो बताया गया वो 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁻12 तक बताया गया, यानी 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास, ठीक है ना। तो 1 फर्मी के आसपास क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास क्या है? एटम का साइज है, यानी एटम की रेडियस है। जैसे मान लो भाई ये एटम का बाउंड्री है ना। तो सेंटर से लेकर के यहां तक का जो रेडियस है ये बोलेंगे रेडियस ऑफ एटम। तो दिस इज साइज ऑफ द एटम। वो कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है। और जो इसका सेंटर है, उसकी जो रेडियस है वो है 10⁻⁻15, वो है 1 फर्मी,
ठीक है ना। आप सोचोगे सर ये 1 फर्मी कैसे पता चली, ये साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैसे पता चला। तो भाई एक टॉपिक अभी आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे जाकर के टॉपिक आएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उसी की हेल्प से पता किया कि भाई न्यूक्लियस का डिस्टेंस, न्यूक्लियर की रेडियस कितनी, न्यूक्लियस का साइज कितना होगा। ठीक है ना, करेंगे उसके बारे में बात भी डिटेल में करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला भी है जो कि आपको पढ़ना है। देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टू कीप इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी अब रदरफोर्ड ने आगे भी एक बात जोड़ी, बोले ठीक है गुरुजी कह गए हैं, मतलब रदरफोर्ड जी के गुरुजी कह गए हैं कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है, सवाल तो उठेगा ना भाई, न्यूट्रल कैसे हो सकता है। तो बोला कि भाई सेंटर पर तो चलो ठीक है पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा है, बोल रहा है कि आसपास इलेक्ट्रॉन भी होंगे फैले हुए, आसपास इलेक्ट्रॉन भी होंगे फैले हुए। और भाई साहब ने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, जैसे जैसे मून घूम रहा है अर्थ के आसपास, सन घूम रहे, अर्थ घूम रही है सन के आसपास, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं, एटम के आसपास, सॉरी न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है जी, लिखा हुआ देखो, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम टू कीप इट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसे ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, ऐसे ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव भी कहीं आसपास जरूर होगा। दे रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, बोल दिया भाई साहब साहब, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं। द सेंट्रिपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्या बोले रदरफोर्ड साहब, बोले कि भाई जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सही बात है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, ये भी सही बात है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है पता, अट्रैक्ट हो रहा है, किस फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। क्या होती है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद करो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, याद है, याद है कूलम्स लॉ। बोले कि इस फोर्स के चलते क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, हो ही रहे हैं, है ना। और यही वाली फोर्स क्या कर रही है बेटा, इसको सेंट्रीपिटल मोशन प्रोवाइड कर रही है, जिसके चलते क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जिसके चलते क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना। तो ये वाली जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स पता ना क्या होती है भाई, mv स्क्वायर अपॉन में r, है ना, याद है ना। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दोनों ही क्या है, इक्वल हो रखी हैं, तभी ये घूम पा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय कौन, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो फोर्स है वो mv स्क्वायर बाय r के बराबर है, ऐसा बोला साहब ने। ठीक है, तो ये सब कंक्लूजन था, लेकिन क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच पढ़ने से पहले हम इसके ड्रॉबैक जरूर पढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या थी भाई, प्रॉब्लम क्या थी इनके मॉडल में, प्रॉब्लम ये थी रदरफोर्ड साहब के, प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन घूमता है गोल गोल, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एटम फिर स्टेबल कैसे है, क्योंकि उसी टेबल पर बोर साहब बैठे थे। अभी बोर के पोस्टुलेट स्टार्ट होंगे, बोर के मॉडल स्टार्ट होगा, तो बोर साहब जो बैठे थे, बोर साहब खड़े हुए बोले भाई बोर मत कर बोर साहब बोले बोर मत कर, सिर्फ ये बता दे कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है चार्ज का, और जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है ना तो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। याद करो, कॉन्सेप्ट है ये, तो कॉन्सेप्ट है ये। तो जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तब भी क्या होगी, एक्सेलरेशन तो होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स आई ना, फोर्स आई तो एक्सेलरेशन आई, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेलरेट तो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो कर रहा है। अब अगर एक्सेलरेट करता है कोई भी चार्ज तो वो ईएम वेव रेडिएट करता है, ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, तो एनर्जी तो रेडिएट हो रही है, तो सर ये एनर्जी तो लॉस्ट हो रही है सराउंडिंग के अंदर, है ना। बोर साहब ने ये बोला कि एनर्जी तो लॉस्ट हो रही है, तो ऐसे करते करते क्या होना चाहिए, ऐसे करते करते इसको अपनी एनर्जी लूज करते जाना चाहिए, ये लूज होते जाना चाहिए, और लूज होना चाहिए, और लूज होना चाहिए, और लूज होते 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 ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए एक दिन। तो ऐसे में तो एटम बचना नहीं चाहिए, ऐसे में तो एटम शुड कोलैप्स। तो स्टेबिलिटी तो समझा दो। अब रदरफोर्ड साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन बोर के पास इसका जवाब जरूर था। बोले कि गुरुजी आपने काम कर दिया, गुरुजी नहीं असल में दोनों गुरु भाई थे, बोला गुरु भाई आपने काम कर दिया, बाकी काम अब मैं करूंगा।
ठीक है ना। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि एटम स्टेबल कैसे है। तो रदरफोर्ड साहब स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए, ठीक है, लिख देता हूं, ही कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। क्यों? व्हेन इलेक्ट्रॉन, जो कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेट तो करेगा ना भाई, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, अभी वेलोसिटी ये है, फिर वेलोसिटी ये होगी, फिर 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 ये होगी, वेलोसिटी तो बदल रही है ना भाई। एक्सेलरेट्स ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इट रेडिएट्स EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करेगी? रेडिएट करेगी, ठीक है जी, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रॉप होती जाएगी, है ना, विच इवेंचुअली ड्रॉप्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट शुड फॉल into the nucleus, atom should collapse। ठीक है जी। तो क्या ये एक्सप्लेन हो पाया इनसे? क्या नहीं हो पाया। तो ये एक तरीके का क्या था, ड्रॉबैक था कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज पार्टिकल गोल घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, EM वेव निकालता है, एक्सेलरेट करता है, तो ठीक है जी। और अगर वो ऐसा करता है तो एनर्जी कम 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 होती जाएगी और आकर के फॉल कर जाएगा कहां? सेंटर में, ठीक है जी। तो ये कहानी थी किसके साथ जुड़ी हुई भाई? रदरफोर्ड के मॉडल के साथ जुड़ी हुई। आइए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच की बात करते हैं। व्हाट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच? देखो बात को समझना, हम एक एटम कंसिडर करते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस है ना, और न्यूक्लियस का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? साइज होगा, कुछ ना कुछ उसकी रेडियस होगी, ठीक है जी। अब हमने क्या फेंक के मारा? हमने फेंक के मारा अल्फा पार्टिकल। ये रहा अल्फा पार्टिकल, ये भी कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है जी। अब हमने इसको फेंका, इसको बॉम्बार्ड किया, है ना। तो जब ये बॉम्बार्ड हुआ गोल्ड के एटम से, है ना, तो आपको पता है कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे 1 in 8000, 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा था, है ना, जो क्या हो रहा था, जो यहां से जाकर के ऐसा रिपेल खाता था कि वापस आ जाता था। याद है कि नहीं? जाता था और धक्का खा करके क्या आता था? वापस आ जाता था। हाँ की ना? तो बोला कि भाई तू जितने भी डिस्टेंस से वापस आता है ना, जितने भी डिस्टेंस से ये वापस आता है, यहां से लेके यहां तक कुछ ये डिस्टेंस है ना जिससे वापस आ रहा है, यहां से लेके यहां तक, इसे तुम R0 ले लो, बस इसी का नाम है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। समझ गए कि कितने डिस्टेंस से बच करके वापस आ रहा है वो, कितने डिस्टेंस से बच करके वापस आ रहा है वो, ये R0 को निकालेंगे हम। अब आप सोचोगे सर R0 निकलेगा कैसे? तो R0 निकालना बहुत आसान है। देखो हमने क्या फेंक के मारा है? हमने फेंक के मारा है हीलियम का पार्टिकल, है ना, He2+, ठीक है। तो जिस पर चार्ज क्या होगा? जिस पर चार्ज होगा +2e, है ना, क्या चार्ज होगा? +2e, है ना। अब डिपेंड करता है अंदर एटम कौन सा है, तो एटम का हम एटॉमिक नंबर Z लिखते हैं, पता है आपको। तो टोटल चार्ज कितना होगा भाई? जितने इसके पास प्रोटॉन होंगे, यही तो कॉन्सेप्ट है, जितने इसके पास क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन का मतलब ही क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का नंबर ही होता है एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर ही होता है एटॉमिक नंबर। तो यहां पर चार्ज कितना होगा? यहां पर चार्ज होगा प्लस में Ze, और यही दोनों क्या कर रहे होंगे? आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ठीक है ना। ये प्लस Z ही है जो +2e को क्या कर रहा होगा भाई? रिपेल कर रहा होगा, है ना। और रिपेल कर रहा होगा किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी दोनों के बीच में, सही बात है, ठीक है। तो अब अगर हमको निकालना ही पड़े कि ये डिस्टेंस कितना है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन को, ठीक है ना, क्योंकि ये हो गया रिपेल, है ना, रिपेल्ड बाय। तो बेटा यहां पर जो हम कोशिश करेंगे इस R0 डिस्टेंस को निकालने की, वो यूज करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इसको करने की। तो मैकेनिकल एनर्जी भाई जो इनिशियल है वही मैकेनिकल एनर्जी फाइनल है। और कौन सा इनिशियल पॉइंट है? तो इनिशियल पॉइंट भाई कहीं दूर है, ये आ रहा होगा किसी V0 स्पीड से, मान लो,
है ना। तो वी नॉट स्पीड से आ रहा होगा, तो यहां पर इस पॉइंट पर इसकी कुछ एनर्जी होगी, दिस इज इनिशियल पॉइंट, है ना। तो यहां पर कुछ एनर्जी होगी, इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट। यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल पॉइंट पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल, कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल। ऐसी फाइनल पर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी फाइनल, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी भाई, फाइनल होगी। सही बात है ना। तो अब सुनो, जब ये इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, हम बोलेंगे भाई डिस्टेंस कितना, बहुत दूर है, ये बहुत दूर का डिस्टेंस है, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होने वाली। आर को इन्फिनिटी लेंगे ना भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बहुत दूर का है, तो आर को क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। ऐसे में कोई पोटेंशियल एनर्जी तो होने नहीं वाली, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो होगी जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी इसकी, क्योंकि इसके पास स्पीड है, और स्पीड कितनी है, वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे इसकी, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां आते आते ये बिल्कुल स्टॉप हो चुका होगा और यहीं से रिपेल करेगा पीछे, है ना। तो यहां पर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी भाई, जीरो आएगी, ठीक है। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी भाई जब ये इस डिस्टेंस पर आ चुका होगा, यहां इतना पास में, है ना। तो दोनों के बीच में क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, U इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपने सब फॉर्मूले देखे हुए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे के, Q1 लेंगे इसका यानी 2E, है ना, प्लस में 2E, और इसका लेंगे प्लस में ZE, और डिवाइड बाय ये जो डिस्टेंस है क्या है, R0 है, ठीक है जी। तो ये आ गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के टू जेड ई स्क्वायर अपॉन में R0, ठीक है जी। R0 जाएगा ऊपर ये नीचे, तो R0 निकल के क्या आ जाएगा भाई, R0 निकल के आ जाएगा 2 2 जा 4 जेड ई स्क्वायर के अपॉन में एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसी से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकल के आएगी, है ना, यही है। ठीक है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है आप देख सकते हो। R0 जो है वो Z पर डिपेंड कर रहा है। Z का मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर कौन सा है। इसके अलावा मास पर आपको पता होगा वैसे हीलियम का मास कितना है, हीलियम 2 प्लस अल्फा पार्टिकल का मास कितना है ना, और उसकी स्पीड पर भी डिपेंड कर रहा है, स्पीड के स्क्वायर पर, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला यहां से बनता है मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करने से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चले भाई बोर के पोस्टुलेट की बात करते हैं कि बोर का मॉडल अब क्या कहता था। तो बोर साहब ने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन घूमता है ना ऑर्बिट के अंदर, ये किसी भी ऑर्बिट में नहीं हो सकता, यानी ऑर्बिट कहीं पर भी नहीं हो सकता। आप न्यूक्लियस से कोई भी आर पर बोलो कि भाई नहीं मुझे यही ऑर्बिट चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कहीं पर भी ऑर्बिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई वही वाला ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, वही वाला ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, यानी उसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वही वाला ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगा, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। यानी देखो कोई भी चीज अगर गोल गोल घूमती है, ठीक है ना, तो उसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है विच इज mvr, है ना, इसका मास होगा m। भाई देखो कोई भी ऑब्जेक्ट m मास का r डिस्टेंस पर v स्पीड से घूम रहा हो अगर, है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू mvr, ठीक है, मास इंटू स्पीड इंटू रेडियस, ठीक है। तो बोर साहब ने यह कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, और क्वांटाइज किस फॉर्म में होता है, ये क्वांटाइज्ड होता है इस फॉर्म में nh/2 पाई। h क्या है, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, और 2 पाई क्या है भाई, 2 पाई भी एक कांस्टेंट ही है। तो ये कांस्टेंट के लिए, और n क्या है, n है ऑर्बिट नंबर कि किस ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो, दैट इज n, ठीक है जी। तो 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, करते 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 ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। लिखा हुआ देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ये फिक्स्ड ऑर्बिट में होते हैं, है ना, और ये रेडिएट नहीं करते एनर्जी को, दे डू नॉट रेडिएट लाइट व्हाइल रिवॉल्विंग, रिवॉल्व करते हुए ये लाइट को बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। और लिखा हुआ है ओनली दोज ऑर्बिट्स एग्जिस्ट, सिर्फ वही ऑर्बिट एग्जिस्ट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा, यानी mvr nh/2 पाई के बराबर होगा। वही वाले ऑर्बिट्स का ही रेडियस आपको ऑब्टेन हो सकता, नहीं तो आपको रेडियस ऑब्टेन नहीं होगा, ऐसे बीच में कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको,
ठीक है जी। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π, दिस इज क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम। इसी को बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, क्वांटाइज्ड है, एल है ये, एल इज एंगुलर मोमेंटम, है ना। ये क्या होगा हमेशा, mvr nh/2π के बराबर होगा, ठीक है जी। इसी के साथ थर्ड पोस्टुलेट था, इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी और लाइट व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से छलांग लगा के हायर ऑर्बिट पर जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा, एनर्जी गेन करके जाएगा हायर ऑर्बिट में, है ना। और जब एनर्जी छोड़ देगा, रेडिएट कर देगा, तो नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाएगा। यानी जब भी कभी न्यूक्लियस से पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन छलांग लगा करके दूसरे ऑर्बिट पर पहुंचेगा तो एनर्जी गेन किए बिना नहीं पहुंच सकता, इसको गेन करनी पड़ेगी एनर्जी, है ना। और जब भी ये ड्रॉप करेगा यहां घूमता हुआ और घूम के वापस से यहां नीचे आएगा, ड्रॉप करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा। एनर्जी इज रेडिएटेड, मतलब कब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, घूमते हुए नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तब एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, घूमते हुए नहीं करेगा। जब जंप करेगा सिर्फ तभी एनर्जी को रेडिएट करेगा, है ना। मतलब जंप करेगा नीचे से ऊपर तो एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी कैच करेगा, और जब नीचे आएगा तो रेडिएट करके आएगा, ठीक है जी। द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी और लाइट व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी या फिर लाइट व्हेन दे जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है। कैलकुलेशन की बातें करते हैं भाई बोर मॉडल पर। तो बच्चों जैसा कि बोर मॉडल ने यह समझाया हमको कि कहीं पर भी ऑर्बिट नहीं हो सकता, कोई ना कोई फिक्स्ड रेडियस पर ही आपको ऑर्बिट मिलेगा, है ना। तो वो रेडियस की कैलकुलेशन अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं, और भी कैलकुलेशन है, पहले रेडियस की करते हैं, ठीक है। तो देखो सपोज करो कि भाई एक हाइड्रोजन एटम को छोड़ते हैं, अभी हम जनरल एटम को लेते हैं। जनरल एटम क्या होगा भाई, जेड होगा कुछ ना कुछ, है ना। Z का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और E होता है एक प्रोटॉन पर चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज होता है दोनों पर, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस ZE बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है ना। ये सर्कुलर ऑर्बिट में इसके आसपास घूम रहा है, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब ये अट्रैक्ट कर रहा है तो किस फोर्स से कर रहा है, तो फोर्स का नाम आपको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और वही बन जाती है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो होगी K। Q1 क्या लेंगे, ZE। Q2 क्या लेंगे, इसके ऊपर चार्ज है E, डिवाइड बाय दोनों के बीच का रेडियस, दोनों के बीच के रेडियस को आप R ले लो तो R का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा mv स्क्वायर अपॉन में R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जो कटता काट दो, R से R कट गया, क्या बचा, KZE स्क्वायर, ई मिलके ई स्क्वायर हो गया अपॉन में R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। इस v को पुट करते हैं कुछ ना कुछ R के टर्म्स में। देखो हमने ये चीज देखी हुई है कि बोर के पोस्टुलेट ने कहा था हमसे, बोर के पोस्टुलेट में से एक पोस्टुलेट ये भी था कि एंगुलर मोमेंटम यानी mvr हमेशा क्वांटाइज्ड होता है nh/2π के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो यहां से हम v की वैल्यू को उठाते हैं nh/2π और mr नीचे आ गया, ठीक है। इस v की वैल्यू को उठाओ और यहां रख दो, स्क्वायर कर देते हैं इसको, कर दें। आओ देखो v की वैल्यू उठाई और यहां रख दी तो ये बन गया KZE स्क्वायर अपॉन में R बराबर m। v की जगह पर रखा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर m स्क्वायर R स्क्वायर। ये सब के सब क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, जितना कुछ था सब स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जो कटता काट देते, कौन कौन कट रहा है भाई, R कट गया, R से एक m से एक m कट गया, बस R निकाल लो इधर से। आओ यहां से R कैलकुलेट करें, R ले जाते हैं ऊपर, बाकी सबको ले जाते हैं नीचे, ठीक है ना। सिर्फ एक R ही बचा है, R को यहां ले जाओ और KZE स्क्वायर को नीचे ले जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4π स्क्वायर m, 4π स्क्वायर m, 4π स्क्वायर m KZE स्क्वायर, KZE स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब भाई ऐसा है कि इनमें से बहुत सारे लोग कांस्टेंट है, कौन कौन कांस्टेंट है उनको अलग लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू h स्क्वायर कांस्टेंट है, अलग लिख लो, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। 4 एक नंबर है, पाई एक नंबर है, कांस्टेंट है। मास पता होगा आपको, जो भी होगा कांस्टेंट ही होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। K क्या है भाई, K है कूलम्स कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये भी, है ना। और Z अलग अलग होता जाता है, और E भी क्या होगा, E भी कांस्टेंट होगा, ठीक है जी। तो क्या बच गया, ये बच गया n स्क्वायर अपॉन में Z, ठीक है ना भाई।
और तो कोई नहीं है ना। एन स्क्वायर अपॉन में क्या बचा, जेड बचा, ठीक है। ये बाकी सब क्या है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब सुनो, अब बात सुनो, अगर मैं इन सब की वैल्यूज को डालता हूं ना, अगर मैं इन सब की वैल्यूज को डालूंगा ना, तो आंसर पता क्या आएगा, आंसर आएगा 0.53 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन में जेड। ये है मीटर्स में, ये मीटर्स में है। लेकिन अगर मैं 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम में कर दूं तो खत्म, 0.53 बस रह गया। तो आपको यही याद रखना है, R इज इक्वल टू 0.53 है ना। एंगस्ट्रॉम के अंदर ही रेडियस दी जाए तो ठीक रहेगी ना भाई, ऑर्बिट की रेडियस, एटम की रेडियस एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड है ना, एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने याद रखना है भाई, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, R इज इक्वल टू 0.53 एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है। अब जो 0.53 है ना, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग आर नॉट भी कह लेते हैं, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है। वेर आर नॉट इज, वेर आर नॉट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, सही बात है ना। बाकी ये तो नंबर लोग है ना, ये लोग तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो यही इसी के साथ ही यूनिट आनी चाहिए। तो आर नॉट क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब किसी भी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, फॉर अ हाइड्रोजन एटम, के शेल के लिए, के शेल कौन सा शेल होता है, पहले वाला जिसका एन क्या होता है, 1, और हाइड्रोजन एटम का जेड भी क्या होता है बेटा, 1 ही होता है, बोलो हाँ। एटॉमिक नंबर भी 1 होता है इसका, और पहले ही शेल की बात करें तो एन भी क्या होगा, 1 होगा। उठा के यहां रख दो, आर ही आर नॉट के क्या आ जाएगा बेटा, बराबर आ जाएगा, है ना। एन स्क्वायर की जगह ये 1 का स्क्वायर, जेड भी क्या है, 1 है, ठीक है जी। तो ये आर नॉट ही आ गया, आर इज आर नॉट, तो आर क्या आ गया, 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। तो हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है वो 0.53 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस है वो क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, आगे बढ़े, चलो चलो बेटा, एक सवाल आया, ट्राई करिए सवाल को, मैं साइड हो रहा हूं, आप देखिए कैसे करना है। तो भाई बड़ा ही आसान कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस ए नॉट, भाई ए नॉट आर नॉट एक ही बात होती है बेटा। द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट क्या होगा किसी हाइड्रोजन एटम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए भाई, आर होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, ये याद होना हो जाना चाहिए भाई, है ना। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा है, तो जेड क्या लेंगे, अपने आप ही 1 लेंगे, जेड को 1 पुट कर दो, आर इज इक्वल टू आर नॉट की जगह ए नॉट पुट कर रहा हूं, ठीक है। एन क्या है, बोल रहा है सेकंड बोर ऑर्बिट निकालो, तो सेकंड बोर ऑर्बिट क्या होगा, एन की जगह पर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर किया, और जेड की जगह 1 किया, है ना। तो आर क्या आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 ए नॉट आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बी, चलते हैं आगे बेटा। जैसे हमने रेडियस के लिए कैलकुलेशन करी थी, बिल्कुल वैसे ही अब स्पीड के लिए कैलकुलेशन भी करते हैं, ठीक है ना। हमारी आर की वैल्यू क्या थी, तो आर की वैल्यू जो हमारी पूरी बड़ी वाली जो वैल्यू थी वो थी एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर एम के यहां थी एन स्क्वायर अपॉन में जेड, ठीक है ना, और शायद ई स्क्वायर रह गया है ना, यही था ना, के ई स्क्वायर रह गया ना, हाँ बिल्कुल यही है, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, है ना। और इसी को हमने कांस्टेंट लिख दिया था, ऐसे ही किया था ना भाई काम, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है यार, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, पता है ना। अब इस बार हम क्या करेंगे, यहां से रेडियस निकालेंगे, और रेडियस को उठा करके यहां रख देंगे, इस रेडियस को उठा के यहां रख देंगे, और v निकाल लेंगे इस बार, ठीक है ना। तो अब कर रहे हैं सॉल्विंग फॉर v, है ना, इसी में से हम सॉल्विंग फॉर v कर रहे हैं। तो v लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, mr को नीचे लिखना पड़ेगा, nh अपॉन 2 पाई mr, और r की वैल्यू उठाई और यहां रख दी, ठीक है जी। r की वैल्यू उठाई और इस जगह पर रख दी, रख दे भाई, देखो NH डिवाइड बाय 2 पाई m, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में z, ठीक है। अब देख क्या क्या कटेगा, जो कटता है काट दो, क्या क्या कट रहा है, m से m कट रहा है,
2 पाई से 4 पाई स्क्वायर कट रहा है तो सिर्फ 2 पाई बचेगा यहां पर, है ना। एक n से एक n भी कट रहा है, एक h से एक h भी कट रहा है, ठीक है ना। यहां v है, ओके। और कोई कट रहा है क्या? नहीं, और कोई नहीं कट रहा, बस ठीक है, लिख लो v इज इक्वल टू ये जो जो नीचे बैठे हैं सबको ऊपर ले जाओ। कौन कौन है? 2 पाई है, k है, e स्क्वायर है, 2 पाई k e स्क्वायर, z भी है ना, z भी है, और n नीचे है, n नीचे है, होना भी चाहिए, z बाय n होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। और नीचे कौन बचा? यहां सिर्फ एक h बचा, बस h ही बचा है, h ही बचा है, ठीक है जी। तो ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू v नॉट z बाय n। एक बात ध्यान रखना कि जो रेडियस निकालते हैं तो n स्क्वायर बाय z आता है, जब वेलोसिटी निकालते हैं तो z बाय n आता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, ठीक है ना, और दोनों फर्क आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। एक z बाय n है, ठीक है, और एक था n स्क्वायर बाय z। और ये जो v नॉट की वैल्यू होती है बेटा, इन सबको पुट करके जब आती है तो आती है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। और ये पता है क्या है? ये लाइट की स्पीड की ना, लाइट की स्पीड पता ना भाई, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, उसको डिवाइड बाय 137 कर दो, यानी लाइट का 137वां हिस्सा, लाइट की स्पीड का 137वें हिस्से पर इसकी स्पीड भगती है, ठीक है, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड का 137th पार्ट है, ऐसा निकल करके आता है बोर की कैलकुलेशंस में से, ठीक है जी। तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, बस ये ध्यान रखना कि z बाय n के प्रोपोर्शनल होती है, और वो थी n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज जो बेटा कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं टाइम पीरियड, ठीक है जी। कि भाई एक इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है ऑर्बिट में तो उसके घूमने का टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक चक्कर कितनी देर में लगा लेगा, इसी को टाइम पीरियड कहते हैं ना। तो बेटा टाइम कैसे निकलता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और डिस्टेंस यहां पर होगा 2 पाई आर। अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो आर नॉट ले लेते हैं, कोई नहीं, चलो आर ही ले लो अभी। आर नॉट तो फिर पुट कर लेंगे तो वो वाली वैल्यू आ जाएगी आर नॉट वाली, है ना, जो कि बोर कांस्टेंट था। तो आर को आर ही रहने देते हैं और स्पीड को ले लेते हैं वी, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो कि भाई ये तो 2 पाई है, आर की जगह पर मैं लिख सकता हूं आर नॉट, है ना, एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है। और जो v था वो होगा वी नॉट जेड बाय एन, ठीक है। ये n चला गया ऊपर, n स्क्वायर के साथ बन गया n क्यूब, और ये z z आपस में मल्टीप्लाई होकर बन गया z स्क्वायर। तो इसलिए भाई ये बन जाता है 2 पाई आर नॉट अपॉन में वी नॉट n क्यूब अपॉन में z स्क्वायर। अब कितनी ही वैल्यूज याद रखोगे, बस इसको ऐसे ही याद रखो आप कि जो टाइम पीरियड होता है t, है ना, ये सब कांस्टेंट्स ही हैं बेटा, आर नॉट भी कांस्टेंट है, वी नॉट भी कांस्टेंट है ना। ये जो टाइम पीरियड होता है ये टी नॉट एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाती है, बाकी टी नॉट की वैल्यू की कोई खास जरूरत आपको नहीं, क्योंकि ऐसा न्यूमेरिकल कोई नहीं आता है ना, एन क्यूब बटा जेड स्क्वायर काफी है, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं एक बार। फ्रीक्वेंसी आपको पता होना चाहिए, ये होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। तो जो कुछ भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसका जस्ट रेसिप्रोकल जो होगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टी था टी नॉट एन क्यूब अपॉन में जेड स्क्वायर। बस इसको आप पलट दो, इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 1/t, ये हो जाएगा 1/t नॉट, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब, है ना। अब यही कहलाएगा न्यू नॉट, यही कहलाएगा न्यू, और ये है प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर के, और इनवर्सली है किसके, एन क्यूब के, ठीक है जी। न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी का ऐसे ध्यान रखना। तो बेटा टोटल एनर्जी इन एन ऑर्बिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टोटल एनर्जी अपने को पता होना चाहिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या होता है, सम होता है ना। तो पोटेंशियल भी लिखेंगे, काइनेटिक भी लिखेंगे, कैसे कि भाई देखो एक इलेक्ट्रॉन है ई चार्ज वाला, है ना, वो किसी जेडी चार्ज वाले न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में क्या लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को लिख रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए आपको वी पता होना चाहिए इसका, है ना। और वी हमें कैसे पता है, देखो वी ऐसे पता है, के जेड ई लिखेंगे, है ना, अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, है ना। आर से आर कट गया, ये आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब सुनो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, अरे बोलो
ये होता ना। और एमवी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर है ना, क्योंकि एक आर से एक आर कट गया, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर इज द काइनेटिक एनर्जी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, यही होता ना। अब के तो के है, Q1 की जगह पर आपने लिखा प्लस जेड ई, Q2 की जगह पर लिखोगे आप माइनस, ये आंसर बेटा माइनस में आएगा, बिल्कुल सही है भाई, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। चेक कर लो, के है, जेड है, ई स्क्वायर है और माइनस का साइन बाहर कहीं लिख लिया और ये आर आ गया। ठीक है, तो ये आ गई बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों को कर लो आप ऐड, आओ ऐड करें। यू कितना है भाई, यू है माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर और ये है हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। आप एक चीज देखो, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये हाफ है ना, या फिर इसको कॉमन ले लो, चलो कोई बात नहीं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर को ले लो कॉमन। ये -1 है, ये प्लस हाफ है, अपने आप ही आ गया बेटा माइनस हाफ, है ना, आ गया ना, -1 प्लस हाफ इज माइनस हाफ, तो ये हो गया बेटा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी बेटा आपको दिखे, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये तो, ग्रेविटेशन का, कभी भी आपको दिखे टोटल एनर्जी नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कर्जा। कर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन कर्जे में है। किसके कर्जे में है, इसके प्यार के। जो बीच में सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बैठा ना, वो इससे करता है प्यार, वो इसको कर रहा है अट्रैक्ट, है ना, तो इसके कर्जे तले दबा हुआ है और ये तब तक छूट के नहीं भाग सकता। याद है वो सैटेलाइट, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था आपने, सैटेलाइट जब घूमती है तो सैटेलाइट का टोटल जो एनर्जी होती है वो भी ऐसी निकल करके आती है। इलेक्ट्रॉन की भी देखो माइनस में निकल के आई। जब भी कभी टोटल एनर्जी माइनस में निकल के आएगी, इसका मतलब है कि कर्जा है। और जब वो कर्जा पूरा कर देंगे हम, मान लो कि इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दूं तो इलेक्ट्रॉन छूट के भाग जाएगा। अगर इतनी ही एनर्जी मैंने इसको पॉजिटिव में दे दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकाली जाती है टोटल एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है कर्जा। ओके, तो अब भाई एनर्जी की वैल्यू क्या थी, एनर्जी की वैल्यू क्या थी, एनर्जी की वैल्यू थी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r, है ना, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2r। अब इसमें से मैं z को बाहर कर लेता हूं, r की जगह पर मैं r0 रख देता हूं, है ना। r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी r0 n स्क्वायर बाय z, याद है, उठा करके यहां रख दो। एनर्जी बेटा निकल करके देखो कैसे आएगी, माइनस के ई स्क्वायर, ठीक है, और z को बाहर कर दिया मैंने, अपॉन में 2, r की जगह पर रखा r0 n स्क्वायर अपॉन में z। ये z जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर अपॉन में 2r0 z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एनर्जी। अब एक चीज को देखना, ये जो वैल्यूज आई है ना सारी, ये सब कांस्टेंट है। देखो k क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, e चार्ज है, चार्ज का स्क्वायर कर रहे हैं, z क्या है, अरे z नहीं 2 है, सॉरी, ये z तो ऊपर आ गया, और ये r0 क्या है, r0 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बोर्स कांस्टेंट है ये तो, है ना। तो इन सबको जब पुट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू आती है वो आपको ध्यान में रखनी है, और वो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू -13.6। ठीक है जी, काम आएगी बहुत, z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आई है ये एनर्जी। ठीक है, अब फॉर H एटम, एक हाइड्रोजन एटम के लिए जिसका Z होता है 1 पुट कर दूं तो एनर्जी बेटा पहले ऑर्बिट की आएगी, यानी के शेल की, K1 होता है ना, के शेल की जो आएगी वो आएगी -13.6। Z की जगह पर 1 रखा, 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। n की जगह पर भी अगर 1 रख दोगे आप, ठीक है ना, तो आपको धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आपको सब शेल्स की एनर्जी मिलती चली जाएगी, समझ गए ना। तो एनर्जी जो होती है -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर। फॉर z की जगह पर हमने क्या लिखा, 1 रखा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी निकल करके आएगी। ठीक है, ऐसे ही सारे H एटम के अगर आपको एनर्जी लेवल देखने, यानी आपको लिखना है, सबसे पहले K शेल की बात करते हैं। शेल अगर K है, शेल K है तो N की वैल्यू होनी चाहिए 1, और H एटम की बात हो रही है तो वो ऑलरेडी Z क्या है, 1 ही है ना। तो ऐसे में जो एनर्जी लिखेंगे वो लिखेंगे -13.6 n स्क्वायर अपॉन में z स्क्वायर, यही है ना भाई, सॉरी, z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, z स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, z की वैल्यू भी 1 डाली, n की भी 1 डाली, तो एनर्जी क्या आ गई, एनर्जी आ गई -13.6, ये भी 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर।
ठीक है जी। तो एनर्जी आ गई फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मतलब बना इस बात का? इसका मतलब यह बना कि जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है, के शेल में घूम रहा है, वो इतनी एनर्जी से घूम रहा है -13.6 से, और इतनी ही एनर्जी अगर इसको मिल गई तो छोड़ के भाग जाएगा। इतनी ही एनर्जी प्लस में मिल गई तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? 0। भाई माइनस में इतनी है, मतलब कर्जा है, कर्जा है तो वहां नौकरी कर रहा है। भाई किसी ने, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट का एक मालिक है, उसने अपने नीचे एक नौकर रखा हुआ है। नौकर को पैसों की जरूरत थी, इलाज करवाना था बूढ़ी मां का। तो बूढ़ी मां का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि भाई मैं सारी जिंदगी आपकी नौकरी करूंगा, आप मुझे कर्जे के पैसे दे दो। वो बोला भाई तू कैसे चुका पाएगा? बोला भाई मैं तनख्वाह से चुकाऊंगा, आप मेरे को तनख्वाह मत देना। तो ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन ने भी करवाना था मां का इलाज, तो रेस्टोरेंट के मालिक से जहां वो नौकरी करता था अब वहां फ्री में नौकरी करता है, क्योंकि कर्जे तले दबा हुआ है। कर्जा इतना ज्यादा था कि सारी जिंदगी नौकरी करता रहेगा तो भी पूरी नहीं होगी, समझ गए ना। लेकिन तुम आए मसीहा बनके, तुमने बोला कि भाई ठीक है, हम तुझे इस कर्जे के बोझ तले नहीं रहने देंगे, हम तेरी हेल्प करेंगे। तो जो कर्जा था वो इतना था, माइनस का 13.6 में तुमने इतना ही कर्जा ला करके रेस्टोरेंट के मालिक को बोल दिया कि भाई ये पकड़ो और लड़का छोड़ दो हमारा, है ना। तो लड़का छूट जाएगा वहां से। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन पर कर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। आपने अगर प्लस में इतना दे दिया तो नेट एनर्जी क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है जी। एनर्जी 2 के लिए क्या करेंगे भाई? अगेन यहां पर z को 1 और n की जगह पर 2 रखेंगे तो यह आ जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। ऐसे ही 3 के लिए क्या करेंगे? 3 के लिए -13.6 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर। ऐसे ही एनर्जी 4 के लिए क्या करेंगे? -13.6 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। ये चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो ये के शेल के लिए, ये किसके लिए? एल शेल के लिए, फिर ये एम शेल के लिए, फिर ये एन शेल के लिए। ठीक है जी। एंड दिस कंटिन्यूज फॉर एवर, चलता जाएगा जब तक के शेल चलते जाएंगे तब तक ये चलता जाएगा। ठीक है ना, ये कार्रवाई होती जाएगी। ठीक है जी। तो भाई देखो, एक रिडबर्ग साहब थे। रिडबर्ग साहब ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है अपने फॉर्मूले से। उन्होंने कहा कि भाई जब भी कभी एक लोअर ऑर्बिट पर आकर के किसी हायर ऑर्बिट से कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है, ठीक है ना, ये हायर ऑर्बिट है n2 और लोअर ऑर्बिट क्या है? n1 है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां करके गिर रहा है? हायर से लोअर आके गिर रहा है। तो ये क्या करेगा? ये फोटोन रेडिएट करेगा, है ना। ये क्या करेगा? ये फोटोन रेडिएट करेगा, और फोटोन जो होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा। तो इन्होंने अपने फॉर्मूले में क्या बताया? इन्होंने अपने फॉर्मूले में ये बताया कि भाई ये जो वेवलेंथ होती है ना, ये ऐसे निकलती है 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। एक कांस्टेंट दिया इन्होंने, 10⁻7 होता है, 1.0 ऐसे करके वैल्यू है, तो 10⁻7 लेकर के इसको सॉल्व कर देते हैं। रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना, 1 डिवाइड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। अब आपको पता है n1 क्या है? n1 है नीचे वाला ऑर्बिट और n2 है हायर ऑर्बिट। तो पहले लिखना नीचे वाला, जहां गिरा है वो पहले और जहां से आया है वो बाद में। जहां इलेक्ट्रॉन गिरा है वो पहले, जहां से आया है वो बाद में। इस तरीके से इसको याद रखना। ठीक है जी। इस 1/λ को बेटा न्यू बार भी कहते हैं, न्यू बार। ठीक है, और न्यू बार को बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर भी निकलती है इससे। ठीक है जी। वेव नंबर आपने पहले भी सुना हुआ, 11th क्लास के अंदर जब वेव्स पढ़ाई जाती है तब भी वेव नंबर को बताया जाता है कि 1/λ इज वेव नंबर। ठीक है ना। तो इसने वेव नंबर निकालना बताया कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन आकर के इस ऑर्बिट पर गिरेगा, चाहे वो कहीं से भी आकर के गिरे, इनफाइनाइट से चाहे आकर के गिरे, ठीक है ना, तो भी आप उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो भी आप ये पता कर सकते हो कि वो कितनी एनर्जी का फोटोन निकाल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन निकाल रहा है, कितने लैम्डे का फोटोन निकाल रहा है। ये देखो भाई, एनर्जी होती है एच न्यू। ये फोटोन की एनर्जी है ना, तो इसको c/λ नहीं लिख सकते क्या? ये इसी लैम्डा की बात कर रहा है भाई, ये इसी लैम्डा की तो बात कर रहा है, समझ गए ना। तो दिस इज एक्चुअली में वो वाला वेवलेंथ है, ये hc/λ वाला ये वेवलेंथ है जो निकल करके आएगा। ठीक है ना। वेवलेंथ पता चल जाएगी तो एनर्जी भी पता चल जाएगी आपको। क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू r, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बता दी 10⁻7। ठीक है ना, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसी के बेसिस पर बेटा लाइन स्पेक्ट्रम की खोज हुई है। लाइन स्पेक्ट्रम पर बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करी है। जैसे भाई शुरू हो गए थे अपने लाइमन साहब, बामर साहब, पाशन साहब, ब्रैकेट साहब, पीफंड साहब, 5 लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च करी है। और ये
फॉर्मूला रिडबर्ग का ही काम आया इन पांचों को, और अपनी अपनी इन्होंने थीसिस लिखी इसके ऊपर, ठीक है ना। तो लाइन स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा था, मैं आपको समझाता हूं कि भाई इन्होंने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है। उस हाइड्रोजन के एटम के पास मान लो K शेल भी है, N इज इक्वल टू 1, L शेल भी है, M शेल भी है ना, और N शेल भी है, ठीक है ना। तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आकर के गिरे, ठीक है, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आकर के गिरे, अगर पहले शेल पर आकर के गिरा है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया, उसके लिए जो वैल्यूज निकाली, वो लाइमन साहब ने निकाली, है ना। फिर ऐसे ही बामर, करते 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 5 साइंटिस्टों ने एक्साइटेड स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉनों को नीचे आने दिया। जब ये नीचे आए तो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एमिट हुई, और जो कि फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है, इस तरीके से क्वांटाइज्ड लाइन के स्पेक्ट्रम दिख रहे थे, कलर्ड स्पेक्ट्रम दिख रहे थे, कलर्ड भी थे और मतलब नॉन विजिबल वाले भी थे, दोनों थे, विजिबल और नॉन विजिबल दोनों थे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के क्या दिख रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व हो रहा था। लाइन स्पेक्ट्रा को देख करके ये समझ में आता कि ये डिस्क्रीट है, ये क्वांटाइज्ड है ना, ये पूरा कंपोजिट नहीं है कि भाई इकट्ठा हो सारा का सारा, ऐसा नहीं था। मतलब भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि पूरा शेड ऐसा होता, पूरे में शेड होता, लेकिन ऐसा पूरे में शेड नहीं था, क्वांटाइज्ड था, ठीक है जी, क्वांटाइज्ड था ये। तो लाइन स्पेक्ट्रा इस तरीके से फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ, जब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को ऊपर वाले ऑर्बिटों से नीचे वाले ऑर्बिटों में गिराया, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने नाम लिए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अंदर, 5 साइंटिस्ट लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले हैं लाइमन साहब, दूसरे बामर, तीसरे पाशन, चौथे ब्रैकेट और पांचवे पीफंड, ठीक है। तो देखो भाई, सबके बारे में मैं कुछ कुछ बातें बताता हूं आपको। पहले थे लाइमन साहब, दूसरे बामर, तीसरे पाशन, चौथे ब्रैकेट और पांचवे पीफंड, ठीक है जी। लाइमन साहब ने इस पर रिसर्च करी कि सबके सब आकर के के शेल पर गिरे, इन्होंने सबके सब एल शेल पर गिराए, इन्होंने सबके सब एम पर गिराए, इन्होंने सबके सब एन पर, और इन्होंने सबके सब के एल एम एन ओ शेल तक गिराए, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि के शेल जो है वो n इज इक्वल टू 1 है, यानी जो ग्राउंड स्टेट वाला है विच इज n1, है ना। फॉर्मूले के हिसाब से ये जो n1 वाला होता है, ये होता है नीचे वाला ऑर्बिट, है ना। मैं यहां पे लिख देता हूं n1 इज लोअर ऑर्बिट, ठीक है। n2 इज हायर ऑर्बिट, r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू होती है 1.0197 ऐसे करके होती है, 10 की पावर 7, ठीक है जी, 10 की पावर 7। ओके, तो 10 की पावर 7 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो n1 था लोअर ऑर्बिट, तो लोअर ऑर्बिट कौन सा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इन्होंने बोला कि लोअर ऑर्बिट होना चाहिए 2 वाला, इन्होंने बोला कि लोअर ऑर्बिट होना चाहिए 3 वाला, है ना। इन्होंने बोला कि लोअर ऑर्बिट होना चाहिए 3 वाला, इन्होंने बोला कि लोअर ऑर्बिट होना चाहिए 4 वाला, इन्होंने बोला कि लोअर ऑर्बिट होना चाहिए 5 वाला, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहां कहां से आने चाहिए, कहां से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, कहां से आ सकते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, तो भाई सेकंड वाले ऑर्बिट से आ सकते हैं, यानी जो n2 है वो 2 3 4 करते 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 इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे इन्होंने बोला कि जो भाई n2 है वो 3 4 5 करते करते इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। इन्होंने बोला कि भाई जो हायर ऑर्बिट होगा, यानी जहां से भी आ रहा होगा, वो 3 से बड़ा कोई भी हो सकता है, 4 5 6 करते 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 इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। इन्होंने बोला कि भाई वो 5 6 7 करते करते कहीं भी हो सकता है। इन्होंने बोला कि वो 6 7 8 करते करते इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है। और जो स्पेक्ट्रल लाइंस देखने में आई बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए ही सबने रिसर्च करी, हाइड्रोजन एटम के लिए ही रिसर्च हुई, और जो लाइंस देखने में आई वो सबसे पहले इसके लिए आई अल्ट्रावायलेट। आंखों से दिखती है क्या, नहीं। बामर साहब के लिए आई विजिबल लाइट, क्या आंखों से दिखती है क्या, बिल्कुल दिखती है, विबग्योर, यही विजिबल लाइट है,
ठीक है, तो इन्होंने विजिबल लाइट को ऑब्जर्व किया, विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद इनको मिली इंफ्रारेड, इनको भी मिली इंफ्रारेड, और इनको मिला बिल्कुल कोने वाला इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो ये स्पेक्ट्रम क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं, ये सीरीज के नाम है, नेम ऑफ द सीरीज इन्हीं के नाम पर रखी गई है ना, नेम ऑफ सीरीज। ये लोअर ऑर्बिट जहां पर आके गिर रहा है, ये हायर ऑर्बिट जहां से आके गिर रहा है। सही है, और ये क्या है, ये है लाइन स्पेक्ट्रा जो ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है जी, फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला कैसा है भाई, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इस प्रकार का फॉर्मूला है। ठीक है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा ही आएगा, ये लोअर ऑर्बिट है, ये अपर ऑर्बिट है जहां से आ रहा है ना, तो फिर लाइमन के लिए यहां पर हमेशा 1 ही रखा जाएगा, बामर के लिए यहां पर हमेशा 2 ही रखा जाएगा, पाशन के लिए यहां पे हमेशा 3 ही रखा जाएगा, ब्रैकेट के लिए यहां पे हमेशा 4 ही रखा जाएगा, और पीफंड के लिए यहां पे हमेशा 5 ही रखा जाएगा। समझ रहे हो ना, और ये कुछ भी हो सकता है, उससे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए, बहुत सिंपल। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक था भाई, इसके बाद छोटे मोटे टॉपिक्स बचते हैं आपके। ठीक है, तो एक बार आप जरा सवाल लगा लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो भाई साहब क्या कह रहे हैं, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, तो बामर सीरीज की लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, और इसके लिए भी लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। आ कहां रहा है, बामर पर, बामर मतलब दूसरा, और लाइमन का मतलब क्या, लाइमन का मतलब पहला। ठीक है, तो दोनों के लिए हम लैम्डा लिखते हैं भाई, तो पहले लाइमन के लिए लिखता हूं, और फिर हम बामर के लिए भी लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या था भाई, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, कहां से आके गिरा है, कहां पर आकर के गिरा, तो गिरा भाई पहले पर, 1 का स्क्वायर माइनस लास्ट लाइन क्या होगी, इन्फिनिटी का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां आ जाओ, 1/λ, ये लाइमन के लिए, ये बामर के लिए लिख रहा हूं, इज इक्वल टू रिडबर्ग कहां पे आके गिरा है, बामर के लिए मतलब होता है 2 पर आकर के गिरा है ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस कहां से, लास्ट लाइन क्या है, इन्फिनिटी का स्क्वायर है। क्लियर बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अच्छा, 1/λL इज इक्वल टू आर, 1 माइनस 1 बाय इंफिनिटी होता है 0। ठीक है जी, तो 1/λL हो गया आर के बराबर। ठीक है ना, यहां से 1/λ बी निकालोगे बामर के लिए, तो यह आएगा आर, और यह आएगा 1/4 माइनस 0, है ना, तो 1/4 रह जाएगा, 1/λ बी इज r/4, r/4। ठीक है, तो पहले बामर है, फिर लाइमन है, तो बामर अपॉन में लाइमन, ऐसे खड़ा करना आपने इसको। ठीक है ना, तो भाई रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 4/r अपॉन में 1/r, r से r कट गया, 4 आ गया। ठीक है जी, बी ऑप्शन एकदम सही है। ओके जी, ट्राई करिए। ओके जी, तो भाई यहां पर लिखा हुआ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये आपको देख करके थोड़ा अजीब लगा होगा, सर व्हाट इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कौन है। फर्स्ट मेंबर का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट मेंबर का मतलब हुआ जस्ट उसके ऊपर वाले से ही आ रहा है, तभी सबसे लंबी वेवलेंथ आएगी ना, जस्ट उसके ऊपर वाले से ही गिर रहा है, कहीं इंफिनिटी से नहीं आ रहा, कहीं चौथे से, कहीं 10वें से, कहीं 16वें 15वें से नहीं आ रहा, जस्ट उसके ऊपर वाले से ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें लाइमन की, तो आपको पता है कि यहां के लिए n1 तो होता है 1, तो n2 आपने 2 ही लेना है, और बामर के लिए आपको पता है यहां पर n1 होता है 2, तो n2 आपने 3 ही लेना है। ठीक है जी, तो ऐसे में आपने फिर क्या करना है, आपने रेशियो निकाल देना है लाइमन का। तो पहले लाइमन की बात कर लेते हैं, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग, कहां पे आके गिरता है 1 पर, तो 1 का स्क्वायर, और कहां से आके गिरता है, तो 2 से आके गिर रहा है। समझ गए ना, तभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी, जस्ट उसके ऊपर वाले से आगे गिरेगा तो। ठीक है, ऐसे ही बामर के लिए 1/λ बी इज इक्वल टू आर, 1/2 पे आके गिर रहा है, और आ कहां से रहा है, 3 से आ रहा है। 1 माइनस 1/4, 3/4 हो गया, 3r/4, सही है ना, 1/λL इज 3r/4। 1/4 माइनस 1/9, एलसीएम लेंगे 36 ले लो,
यहां 9, यहां 4, 9 में से 4 गए 5, 5/36, 5r/36, दिस इज 1/λb। ठीक है जी। तो पहले लैम्डा एल लेना है, फिर बी लेना है, तो लैम्डा एल ले लो पहले, कितना आ जाएगा 4/3r। लैम्डा बी क्या आएगा 36/5r। ठीक है जी, काट लें। फोर बाय थ्री आर 36/5r, 4 1 जा 4, 9 चौक 36 हो गया है ना। इस आर से आर भी कट गया, ये 5 जाएगा ऊपर और 9 3 27 आएगा नीचे, 5/27 भी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। होमवर्क है भाई, आप खुद करेंगे, टाइमलाइन लिखेंगे। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो ये छोटे मोटे टॉपिक जो एक आधा रह गया है सुन लो फटाफट से। आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन का कर्जा चुकाने के लिए। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कर्जे के तले दबा हुआ, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसके आसपास, न्यूक्लियस के आसपास। माइनस की टोटल एनर्जी से उतनी ही प्लस में दे दी जाए तो छूट जाएगा वो भोला भाला लड़का, है ना। तो बस इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर आयनाइजेशन एनर्जी को अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें, ई से डिवाइड कर दें, ई बोले तो क्या है चार्ज। ठीक है ना, ये है आयनाइजेशन एनर्जी, ये है आयनाइजेशन एनर्जी। जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। तो डिवाइड कर दूं चार्ज से, तो इसे कहते हैं बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ध्यान रहेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं इसको। ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं इसको। जब भी आप भाई एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो वोल्टेज आती है ना, वही कहानी है, सेम कहानी है। ठीक है ना, एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करोगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करोगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है बेटा, सीयूटी के लिए जरूरी है। ठीक है, और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिट, जस्ट नीचे वाले से ऊपर वाले तक लेकर के जाना। जैसे भाई मान लो यहां पर एनर्जी है 16 जूल, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइनस में ही है, चलो ठीक है ना। और यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी कुछ कम आएगी, है ना, मतलब नेगेटिव में कम, यानी ओवरऑल बढ़ेगी, है ना। तो इसको ले लो, चलो ये माइनस की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बढ़ गई एनर्जी, माइनस में घटी है लेकिन वैसे बढ़ेगी। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक ले जाने में कितनी एनर्जी लगी आपको, कितनी लगी आपको, देखो ये वाली है E2 और ये वाली है E1। ठीक है ना, तो जो डेल्टा E आएगा वो आएगा E2 माइनस E1, बड़ा माइनस छोटा, है ना। तो -10, ठीक है, -16 कितना आ गया बेटा, -10 + 16, ये आ गया बेटा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होगा इस इलेक्ट्रॉन को ताकि तू ऊपर चढ़ जा, ताकि तू थोड़ा सा एक्साइट हो जा, है ना। तो ये क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी है। और इस एक्साइटेशन एनर्जी को अगर मैं ई से डिवाइड करता हूं, बोले तो चार्ज से डिवाइड करता हूं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करता हूं, तो जो निकल करके आता है वो निकल के आता है एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेम कहानी है बिल्कुल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, वोल्टेज ही है, वोल्ट्स में ही इसकी यूनिट होगी, है ना, वोल्ट्स में ही इसकी यूनिट होने वाली है। ठीक है जी, तो बस इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। सारी जरूरी बातें जितनी भी थी हमने आपको बता दी हैं। ठीक है, फॉर्मूला जहां लग सकता था वो लगवाना सिखा दिया है। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट का ही फॉर्मूला है। डेरिवेशन जो हो सकती थी क्लास 12th के बोर्ड के हिसाब से, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो भाई आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं जहां पर हम न्यूक्लियाई पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।